हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्लूइड्स इन मोशन की। तो पिछले सभी लेक्चरों में हम लोगों ने फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया। आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्लूइड इन मोशन के बारे में। ठीक है, तो फ्लूइड इन मोशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले आता है स्टेडी फ्लो, फिर आता है फ्लो लाइन, फिर आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, फिर आता है टर्बुलेंट फ्लो, फिर आता है फ्लो ट्यूब। तो ये सभी छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना। कॉपी तो करते हो हमेशा। अब ठीक है, तो ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई रिवर फ्लो हो रही है और उस रिवर के फ्लो होने में मैंने क्या किया, उस रिवर से एक इमेजिनरी ट्यूब मैंने काट लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये ढोलकपुर की नदी है। वाह यार, छोटा भीम, आई रियली लव्ड दैट यार। लेकिन फिर यार उन्होंने पता नहीं क्या किया। देखो ये रिवर है, इस रिवर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्यूब काट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक ट्यूब काट ले रहा हूँ, इमेजिनरी ट्यूब है। मान लेंगे कि भाई वो एक ट्यूब जो है वो एक उसी रिवर का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, वो ट्यूब को कट कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमारा ट्यूब जो है वो कट होकर आया। ठीक है, और इस ट्यूब में क्या पानी बह रहा है। ठीक है, पानी क्या कर रहा है, इस ट्यूब में बह रहा है। ठीक है, ये हुआ पानी के बहने का डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो इस रिवर से हमने क्या किया, एक इमेजिनरी ट्यूब काट लिया और यहाँ पे ये पूरा पानी बह रहा है। क्या ये ट्यूब है ना, इमेजिनरी ट्यूब है। क्या यहाँ पे कोई एक सॉलिड ट्यूब रखा हुआ है जिसमें अंदर से पानी बह रहा है ना, ये पानी ही बह रहा है जिसको हमने एक ट्यूब मान लिया है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब एक इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स होता है। ठीक है, अच्छा फ्लो लाइन पे, अच्छा स्टेडी फ्लो पे आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो मतलब जब मेजरेबल क्वांटिटीज जैसे कि प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, एक जब मतलब फ्लूइड जब बहता है तो फ्लूइड के बहने में जो प्रेशर और वेलोसिटी है ये सब जब कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो प्रेशर और वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है एक फ्लो में, फ्लूइड की, लिक्विड की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तब स्टेडी फ्लो, कि भाई फ्लो जो है वो स्टेडी हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें जो भी एक पार्टिकल के ट्रेवल करने का जो पाथ है, ठीक है, द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवल करने में जो एक इंडिविजुअल का पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लो लाइन बोलते हैं। मतलब जैसे ये इसका पाथ हो गया ना, ये इस फ्लूइड का पाथ हो गया कि भाई ये इस पाथ से ट्रेवल कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन एक कर्व होता है जिसका टेंजेंट फ्लो के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कर्व हुज टेंजेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, मतलब जहां पे फ्लो हो रहा है, जिस तरफ फ्लो हो रहा है उस तरफ जब उसका कर्व का डायरेक्शन होता है, टेंजेंट का डायरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। कर्व हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। अब इसी स्ट्रीम लाइन फ्लो आ जाता है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब यही हो जाता है कि भाई जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है, मतलब जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसी तरफ उस कर्व का टेंजेंट बन रहा है। तो टेंजेंट बनना मतलब क्या, टेंजेंट बनना मतलब उसी डायरेक्शन में वो आगे चल के मुड़ेगा, आगे चल के वो उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, तो फिर मुड़ोगे कहाँ, मुड़ोगे ही नहीं, मतलब सीधे सीधे, तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब, टर्बुलेंट फ्लो मतलब रोटेशनल फ्लो। इसमें क्या होता है, टेंजेंट का डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन से मैच नहीं करता है। ठीक है, टेंजेंट डायरेक्शन, ये भी रोटेशनल फ्लो लिख दो अभी के लिए, ये रोटेशनल फ्लो। ठीक है, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो फ्लो होता है, जो फ्लो लाइन होती है, कहाँ लिखा मैंने, फ्लो लाइन जो होती है आपकी, वो फ्लो लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। और ये तब होता है जब बहुत ही तेज़ी से पानी है, जैसे एक रिवर से पानी है, या अपने नल का टैप जो है बहुत तेज़ी से खोल दो, तो उसमें जो फ्लो आएगा वो टर्बुलेंट होगा। उसको एकदम स्लो कर दो, स्लो कर दो, अगर सही से काम कर रहा है, ठीक है, अगर सब कुछ सही बैठ रहा है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो आप देख सकते हो अपने घर पे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कई बार देखा है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है बेसिकली, जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में आ जाए टेंजेंट। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, रोटेशनल फ्लो, मतलब जो लेयर्स होती है वो रोटेट करती है ना, जैसे मतलब ये जो है ये रोटेशनल फ्लो में ऐसा होगा, देखो ऐसा, तो टेंजेंट यहाँ जा रहा है और ये फ्लो यहाँ हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। लेकिन अगर फ्लो भी ऐसे ही हो रहा है और टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है तो वो सीधे सीधे जाएगा। तो ये होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये कौन सा होता है, ये होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, और ये होता है टर्बुलेंट फ्लो।
ठीक है। और ये तब होता है जब एक तेजी से मतलब प्रेशर से रिलीज कर दिया जाए, मतलब स्टेडी नहीं होता है वो फ्लो, और है ना। फिर आता है फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब वही है कि इमेजिनरी ट्यूब जो हम काट लेते हैं, है ना। और कुछ बचा क्या? ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, अभी छोटी छोटी डेफिनेशन जो दी हुई है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो आप लोग इनको एक बार लिख लो चाहिए तो अपने नोट्स में, ताकि आप लोग जब रिवाइज करो तो आराम से याद कर सको। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो तब होता है जब प्रेशर वेलोसिटी फ्लूइड की गिवन टाइम पर कांस्टेंट हो जाए, तो उस समय जो फ्लो होता है उसको हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। फ्लो लाइन क्या होता है? फ्लो लाइन पाथ होता है मूविंग फ्लूइड का। कोई भी एक फ्लूइड जो मूव कर रहा है उसका जो पाथ होता है वो कौन सा होता है? फ्लो लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन, ठीक है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन एक कर्व होता है जिसका टेंजेंट जो है वो फ्लो के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे, ठीक है। और वही स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक स्टेडी फ्लो होता है जिसमें एडजेसेंट लेयर जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव करती हैं। और स्मूथली मूव करने का रीजन ये है कि इनका जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है वो फ्लो के ही डायरेक्शन में है। तो अगर टेंजेंट का डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन में है तो जो लेयर जिस डायरेक्शन में चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलेगी, वो अपना डायरेक्शन बदलेगी नहीं। और अगर वो अपना डायरेक्शन बदलेगी नहीं तो दूसरी लेयर को काटेगी नहीं, और दूसरी लेयर को काटेगी नहीं तो वहाँ पे टर्बुलेंस आएगा नहीं। टर्बुलेंस मतलब क्या? हिलना डुलना, है ना। जैसे प्लेन में आते हैं ना टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस मतलब जब प्लेन हिलने उलने लगता है थोड़ा बहुत, है ना, तो उसमें बोलते हैं सीट बेल्ट एकदम टाइट कर लो। तो बेसिकली टर्बुलेंस फ्लो क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जो कि बहुत ही हाई रेट पे होता है ताकि वहाँ पे स्टेडी फ्लो ना हो, ठीक है। डेफिनेशन नहीं है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन करके ग्रीन टेबल आपको दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको वो टेबल भी बताता हूँ थोड़ी देर में फिलहाल, ठीक है। फ्लो ट्यूब क्या होता है? इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन होता है जिनमें वो बाउंडेड होती है इमेजिनरी वॉल्स से, ठीक है। और ये कंडीशन होती है कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो फ्लो लाइन्स जो है वो उस फ्लो ट्यूब को काट नहीं सकती, उस फ्लो ट्यूब का वॉल जो है वो पार नहीं कर सकती, है ना। उनको उन्हीं में से ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर स्टेडी फ्लो है तो वैसे ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो। उसके बाद जो ग्रीन टेबल है वो एक बार आप लोग रीडिंग जरूर लगा लेना, मैं एक बार बता देता हूँ। बाकी सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है और ग्रीन टेबल के बारे में भी बता ही दिया है, ठीक है। द स्मूथ फ्लो, देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विद वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है वो हमारा अगला टॉपिक है, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी एक कंडीशन होती है, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है वेलोसिटी की, जिससे अगर आप कम रखोगे तो आपको स्टेडी फ्लो मिलेगा, मतलब लैमिनार फ्लो मिलेगा, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो मिलेगा। उसे ज्यादा कर दोगे तो आपको टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा। तो इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज अबव या फिर बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना इसको, डेफिनेशन को, दोनों को। स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी फ्लूइड की हमेशा कांस्टेंट होती है, टर्बुलेंट में नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ये जो टेंजेंट बन रहा है एक भी पॉइंट पे वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब डायरेक्शन बदल रही है, एक यहाँ पे चल रहा है तो दूसरा यहाँ चलना चाहिए, यहाँ चलने की जगह मान लो यहाँ चल के वो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे टर्बुलेंस आएगा फिर, है ना, ये हो गया। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? काफी इंटरसेक्ट होता है ना। इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट फ्लूइड में हैव रोटेशनल मोशन व्हिच गिव राइज टू एडीज। एडीज मतलब ऐसा गोल चक्कर में वो जो आता है ना मतलब स्वर्ल बनना एक तरीके से, है ना। अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ ठीक है, ऑल द स्ट्रीमलाइन विल बी पैरेलल टू, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको। अ फ्लो ट्यूब लूजेज इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। फ्लो ट्यूब जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बोला है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लो ट्यूब के अंदर ही मूव ऑन करते हैं। मैंने बोला ना आपको कि जो फ्लो ट्यूब होता है उसकी कंडीशन होती है कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो फ्लो लाइंस उसको काट नहीं सकती है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में तो वैसा होगा नहीं। टर्बुलेंट फ्लो तो एकदम आड़ा टेढ़ा है, मतलब जो हम सोचते हैं वो स्ट्रीम लाइन है और जैसे हम है वो टर्बुलेंट है। हम क्या सोचते हैं? हम हमेशा पढ़ाई करें, आइडियल रहें, कभी कहीं मारपीट ना करें, ठीक है, किसी से झगड़ा वगड़ा ना करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है? उसका उल्टा ही होता है कि भाई हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत टाइम पास करते हैं, बहुत शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत रील्स देखते हैं, हम कुछ हार्ड वर्क नहीं करते अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें। तो हम सोचते हैं स्ट्रीम लाइन है और करते टर्बुलेंट है, ठीक है। टर्बुलेंट मतलब सब उल्टा सीधा, है ना। तो बेसिकली ये चीजें याद कर लो, वो ग्रीन टेबल एक बार लुकआउट कर लो, पॉइंट्स याद कर लो, उसके IMP है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद जस्ट विस्कोसिटी देखेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे और लेक्चर स्टॉप कर देंगे क्योंकि कुछ खास और है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी बल्कि वेलोसिटी ही है, मतलब वेलोसिटी है वो और कुछ नहीं है, बट वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के पार स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाए और उससे कम रखने पे स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रीमलाइन ही रहे, ठीक है। मतलब बेसिकली एक पैरामीटर डिफाइन किया गया कि भाई
ऐसी वेलोसिटी जिस पे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस वेलोसिटी को एक नाम देते हैं। तो इन्होंने नाम दे दिया उसको क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिससे और आगे अगर हम जाएं तो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू दी हमें ओसबोर्न रेनॉल्ड ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओसबोर्न रेनॉल्ड, आपने सुना होगा रेनॉल्ड्स नंबर, जी हाँ वो इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना एक क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू दिया। क्या दिया? क्रिटिकल वेलोसिटी उन्होंने बोला इक्वल होता है आर ईटा बाय रो डी के। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल होता है आर ईटा बाय रो डी के। ठीक है, अच्छा, तो यहां से उनका फिर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आया। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आया ईटा अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू रो इंटू डी। ठीक है, अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये सारी चीजें हैं क्या क्या, तो यहाँ पे आर एन क्या है? आर एन है यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, आर एन क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, उनके नाम पे ये दिया गया। ईटा जो है वो विस्कोसिटी है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बल्कि। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये थोड़ी देर में आप सीख जाओगे, टेंशन मत लो। इसके बाद अगला टॉपिक तो वही है, विस्कोसिटी ही है, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो। रो क्या है? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है, जिस भी फ्लूइड की बात हो रही है, जिस भी लिक्विड की बात हो रही है, वो होती है डेंसिटी। ठीक है, डी क्या है? यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ट्यूब है, मतलब जो भी आपने फ्लो ट्यूब अज्यूम किया है उसका डायमीटर क्या है? वो आपका डी है। ठीक है, जो भी आपने फ्लो ट्यूब अज्यूम किया है, तो ये आ गया डायमीटर। तो उन्होंने क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। रेनॉल्ड्स नंबर का कोई यूनिट वगैरह नहीं है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे एक प्योर नंबर है, सिर्फ इसका कोई यूनिट या फिर डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने पाया कि भाई जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम आ रहा है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जब 1000 से कम आ रही है, ठीक है, तो उस केस में जो फ्लो है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो यार, ये आया था बोर्ड्स में, आया था या तो जेई में आया था, शायद आया था। जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो उस समय जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, और जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच में है, जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच में है, तो उस समय कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट का क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है इस केस में। ठीक है, मतलब कहीं पे 1500 पे हो रहा है, कहीं पे 1600 पे हो रहा है, बट 1000 के बाद कन्वर्जन शुरू हो जाता है। 1000 से पहले तो स्ट्रीमलाइन ही रहना है। ठीक है, अच्छा, जब 2000 से ज्यादा हो जाता है रेनॉल्ड्स नंबर, तो उस केस में फिर टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले हमें बोला क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने एक वैल्यू दी क्रिटिकल वेलोसिटी की, जो कि होता है आर ईटा बाय रो डी। ठीक है, ये ऑसबॉर्न रेनॉल्ड के ही नाम पे आर को रखा गया, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ओके, ईटा क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, और यहाँ से जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाले तो ईटा बाय रो डी भी आया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालना शुरू किया। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम जब भी आ रही थी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो आ रहा था, मतलब उन्होंने मेजर किया उस रिवर का, उस फ्लो उस पर्टिकुलर फ्लूइड का। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, डायमीटर क्या है उस ट्यूब का जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि भाई 1000 से कम जब भी रह रहा है रेनॉल्ड्स नंबर तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, 1000 से 2000 है तो स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अगर 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो ही मिल रहा है फिर। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। विस्कोसिटी मैंने पहले भी बताया था, ये बेसिकली फ्रिक्शन ही होता है, बट फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन, तो इसको तुम बोल सकते हो फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखो, जैसे आप लोग पानी वगैरह जब निकालते हो, ठीक है, मतलब आप लोगों ने क्या किया, वाटर बॉटल से पानी निकाला ग्लास में, तो ग्लास में जब आप पानी डालते हो तो पानी बहुत ही फटाफट से आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी आपने ये आजमाया कि भाई आप हनी निकाल रहे हो, शहद निकाल रहे हो, या शहद नहीं तो आप खांसी का सिरप निकाल रहे हो, ठीक है, या पेट का सिरप निकाल रहे हो कोई ठीक है, तो जब भी आप सिरप निकालते हो तो आप ये देखते हो कि सिरप को निकालने के बाद जब आप उसको बॉटल को सीधा करते हो तो कुछ कुछ उसके मतलब बॉटल कैप पर अटक जाता है, और उसके अलावा आप जब सिरप को निकालते हो तो बहुत ही स्लो स्पीड में गिरता है। कभी हनी निकालो, हनी तो और स्लो स्पीड में गिरती है। ठीक है, और एक बार गिरना शुरू हो जाए तो फिर रुकती भी नहीं है, ये भी है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि ऊपर से मोटी लेयर गिरते हैं और नीचे आते आते पतली होती जाती है, ये भी देखा होगा आपने। ये सब कुछ क्यों है? ये सब फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण है। और ये फ्रिक्शन होता कहाँ है? ये तो एक तो फ्लूइड के बीच बीच में ही होता है कि भाई जो फ्लूइड है, एक लेयर दूसरी लेयर, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, दूसरी लेयर तीसरी लेयर, इनके बीच में फ्रिक्शन है, बाकी जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है और सराउंडिंग है उसके बीच में भी फ्रिक्शन लगता है।
ठीक है। मतलब जैसे बॉटल का कैप है, ठीक है, मान लो आपका टॉनिक है, ये टॉनिक है, ये ठीक है, ये आपका टॉनिक है। टॉनिक को पोलियो क्यों है, ठीक है, तो ये आपका टॉनिक है। तो इस टॉनिक में फ्रिक्शन है, मतलब बेसिकली जब इस टॉनिक से आप क्या करोगे, सिरप निकालोगे, तो जब भी आप सिरप निकालोगे तो आप ये देखोगे कि भाई, चलो ये आप लोग सिरप निकाल रहे हो, ठीक है, तो जब आप सिरप निकाल रहे हो तो आप ये देखते हो कि भाई ऊपर से मोटी लेयर गिरती है और नीचे आते आते एकदम पतली हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है और ऐसे करके गिरती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है ना, इस फ्लो में फ्रिक्शन आता है, ठीक है। इसमें जितनी भी लेयर्स हैं, पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, पांचवी लेयर है, इन सभी के बीच में फ्रिक्शन आता है, ठीक है। और उस फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस ड्रैग फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स आता है इस फ्रिक्शन का, ठीक है, ओके। फ्रिक्शन तो कहते नहीं, हम इसमें विस्कोसिटी कहते हैं, इसीलिए विस्कस ड्रैग फोर्स, क्योंकि वो ड्रैगिंग नेचर का होता है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि ये फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो ये वाला इसको रोकता है फ्रिक्शन लगा के, ये आगे बढ़ रहा है तो ये वाला इसको रोकता है, ये वाला इसको रोकता है, ये वाला इसको रोकता है, ये वाला इसको खींचता है, जो पीछे रह गया उसको खींचता भी है, फ्रिक्शन है ना। उसके बाद क्या होता है, जब आपने सिरप पूरा निकाल दिया तो आप ये देखते हो कि कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे अटका रह गया फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। और ये विस्कोसिटी एक तो भाई नेचर वगैरह के ही कारण आती है, लेकिन फोर्सेज में जब स्टडी करते हैं तो हम लोग ऐसा रीजन नहीं देखते हैं कि भाई नेचर ऐसा था, उसमें चीनी ज़्यादा थी तो विस्कस नहीं, ये सब नहीं देखते हम लोग, ठीक है। समझ में आया ना। इन सभी का रीजन क्या है, इन सभी का रीजन है विस्कोसिटी, इतना धीरे धीरे गिरने का, ठीक है। जैसे तेल निकालो आप, तेल भी बहुत स्लो गिरता है और तेल भी चिपका रह जाता है ना। बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जो चिपके रह जाते हैं, प्योर है तो, ठीक है। तो ये सीन होता है इसमें, ठीक है। विस्कस ड्रैग फोर्स के कारण ये सब होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, इतनी चीज़ें समझ गई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेयर्स को इन लोग खींचते रहते हैं, एक लेयर दूसरे को खींच रही है, दूसरी लेयर तीसरे को खींच रही है, चौथी लेयर पांचवें को खींच रही है, ठीक है। तो बहुत सारी लेयर इसमें स्टेशनरी होती है, बहुत सारी लेयर इसमें चलती रहती है, ऐसा होता है। तो इसके कारण ऊपर से तो मोटी लेयर शुरू होती है, लेकिन नीचे आते आते वो लेयर एकदम पतली हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर से मोटी लेयर शुरू हुई थी, मतलब 4-5 लेयर आना शुरू की थी, लेकिन नीचे कौन सी आई, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी। मतलब इस केस में होता क्या है कि भाई मान लो ये लेयर्स आ रही हैं, ठीक है, ये लेयर्स आ रही है, ये लेयर्स आ रही है, ये लेयर्स आ रही है, ठीक है, लेयर्स आ रही हैं ये आपके पास, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है। तो जब ये लेयर्स आती है तो किसी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, इसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है v + dv, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है v - dv, ठीक है। और बाकी ये दोनों लेयर आ रही थी लेकिन स्टेशनरी हो गई, तो वहीं पे चिपक गई, ऐसा, ठीक है, ऐसा आप मान लो, ओके ओके। और मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनका, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ये इनका डिस्टेंस मान लो x है, इसका डिस्टेंस मान लो x - dx है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाली लेयर का डिस्टेंस मान लो x + dx है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां से जनरेट होता है एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब dv/dx। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ग्रेडियंट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv/dx। तो लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो लोगों ने ये पाया कि जो विस्कस फोर्स लगता है, जो ड्रैग फोर्स लगता है, ठीक है, जो विस्कस फोर्स F लगता है, विस्कस फोर्स जो F लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इस dv/dx के। मतलब ये जो वेलोसिटी है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है फोर्स, ठीक है, ओके। तो उन्होंने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाया, ठीक है, और साथ ही में एरिया भी था, भाई इसका कितना एरिया है, ठीक है, इस सरफेस का, मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्यूब का जितना भी आप पार्ट ले रहे हो फ्लूइड का, उसका एरिया जो है वो भी यहाँ पे उन्होंने लिया। तो एफ जो था वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। उसके बाद इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाई, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाई तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया ईटा, तो ईटा ए dv/dx, ये आया विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। और यहीं से आपका जनरेट हुआ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी ईटा को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसी ईटा को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। क्या आता है ये, ईटा ए dv/dx। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन जेई वगैरह में भी आया है, ठीक है। चलो डेरिवेशन समझिए, डेरिवेशन तो है नहीं कुछ यार, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलो डेफिनेशंस लिख देता हूँ बाकी। चलिए, तो ये होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विथ डिस्टेंस dx। जैसा मैंने बोला था कि भाई ये लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ठीक है। मान लो ये चल रही है वेलोसिटी v से, ये चल रही है v - dv से, ये चल रही है v + dv से, क्योंकि विस्कस फ्लो में हर एक लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। एक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में तो इससे कम और ये ज़्यादा, ठीक है। और एक होती है स्टेशनरी लेयर ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर से बहुत सारी शुरू होती है लेकिन आती कम है, ठीक है। तो ये एक स्टेशनरी लेयर है,
SL स्टेशनरी लेयर। तो इस स्टेशनरी लेयर से जब हम लोग एक डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, स्टेशनरी लेयर से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आया मान लो x माइनस डी एक्स, ठीक है, और ये डिस्टेंस आया x, और एक सेकंड, ठीक है, ये डिस्टेंस आया आपका x माइनस डी एक्स, ठीक है, इस स्टेशनरी लेयर से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आया x, और ये मेन लेयर का डिस्टेंस आया x प्लस डी एक्स, ठीक है। तो ये जब वेलोसिटी को इस डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो जो रेशियो निकल कर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ऐसा पाया गया कि जो विस्कस ड्रैग फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया इनटू इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के, इसके प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो वही आया ईटा है डी वी बाई डी एक्स, बस दैट्स इट। और यहाँ पे जो एरिया है ये ध्यान रखना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, एरिया ऑफ लेयर है, ठीक है। जो लेयर उसके पैरेलल चल रहा है स्टेशनरी लेयर के, ठीक है, फिर किसी फ्लो के, ये जो फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर जो भी फ्लो है ये, ठीक है, फ्लो लाइन है जो भी है, उसके पैरेलल जो भी लेयर है उसका जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो सकता है, ये लेयर, ठीक है, ये लेयर, इसका एरिया लेना है आपको। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मत लेना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसलिए, वरना बहुत सारे लोग इसको क्रॉस सेक्शन का ही एरिया समझ लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये एरिया ऑफ लेयर है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो F इक्वल टू ईटा है डी वी बाई डी एक्स। बाकी इसका कोई न्यूमेरिकल है तो मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ, और बाकी आज का लेक्चर तो हो गया, जल्दी हो गया ना, चलो अच्छी बात है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी करेंगे, बर्नौली इक्वेशन करेंगे, और बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन करेंगे। मतलब अगला लेक्चर 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन ये लेक्चर काफ़ी छोटा था और ईजी था, है ना, समझ में आया होगा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल करके छुट्टी लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बोला है कि भाई एक फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, मूव कराने के लिए, और एरिया जो है उसके लेयर का वो है 10⁻² मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इतनी है उस ऑयल की, ठीक है, उस ऑयल का थिकनेस 1.5 × 10⁻³ मीटर है। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि भाई इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला कभी मत याद करना, फॉर्मूला याद करना विस्कस फोर्स का, क्योंकि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो F इक्वल टू होगा ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ से विस्कोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, F/A × डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला ज़्यादा आसान लगता है, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, F इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से निकाल लो भाई कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, ईटा, एरिया तुम्हें डायरेक्टली दे रखा है 10⁻², डी भी तुम्हें दे ही रखा है, वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁻², डी एक्स क्या है, थिकनेस कितनी है 1.5 × 10⁻³ सॉल्व कर लो, खत्म है ये तो 1 इक्वल टू ईटा 10⁻² 10⁻² हो गया 10⁻⁴, तो 2 × 10⁻⁴, नीचे आ गया 1.5 × 10⁻³, ठीक है, ठीक है। तो इसको वहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ और नीचे आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ईटा इक्वल टू आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ + 4/2, ये 4 ऊपर जाएगा तो +4 और यहाँ -3 है ना, तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ + 4 हो जाएगा 1/2, 1.5 × 10 हो जाएगा 15, तो 15/2, तो ईटा यहाँ पे आ जाएगा 7.5, ठीक है। और ईटा की यूनिट मैंने आपको नहीं बताई, ईटा की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन लिखना चाहो तो L1 M1 T-2, ठीक है, -2 में +1 कर लो, L में -2 कर लो, तो इसका डायमेंशन होता है L-1 M-1 M1 और T-1, ये होता है डायमेंशन विस्कोसिटी का, L-1 M1 T-1। कैसे निकाला, न्यूटन का डायमेंशन पता है, L1 M1 T-2 सेकंड मतलब टाइम, तो +1 कर दिया सेकंड में, मीटर स्क्वायर नीचे था तो -2 कर दिया, 1 - 2 तो L-1 M1 T-1, ठीक है। फिलहाल ये डायमेंशन होता है इसका L-1 M1 और T-1, ये यूनिट होता है इसका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। निकालने का तरीका समझ में ही आ गया होगा। इसका एक CGS यूनिट भी होता है जिसको हम पॉइस बोलते हैं, ध्यान रखना, बाकी ऐसा कोई यूज़ तो आएगा नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आया कैसे वो भी देख लो चाहिए तो, ठीक है। फोर्स क्या है न्यूटन में, dx ऊपर गया, ठीक है। ईटा का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, F dx/A dv, यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला ले रहे हैं तो इतना कोई इसको माइंड मत कर जाना, ठीक है। F क्या है न्यूटन, dx क्या है मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, dv क्या मीटर पर सेकंड में, तो मीटर से मीटर खत्म, सेकंड गया ऊपर, तो ये होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके हाँ, ये dx/dv नहीं कर सकते हम लोग, मुझे भी पता है, लेकिन यूनिट निकालने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या माइंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ईटा का ऐसा फॉर्मूला आता है। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, स्टोक्स लॉ पढ़ा दूंगा 5 मिनट में, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाने में चलो 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी 10 मिनट चला ही जाएगा, फिर बर्नौली इक्वेशन में भी 10 मिनट और उसके एप्लीकेशन में 10 मिनट, मतलब अगला लेक्चर होगा यार 1 घंटे तक होगा। चलिए मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।